जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं देश के 14वें उपराष्ट्रपति को लेकर। जैसा कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जो कि 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं चुनावी आंकड़े को अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव की तरह ये चुनाव भी एक तरफा नजर आ रहा था। इस चुनाव में कुल 725 वोट पड़े, जिसमें से 528 वोट एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और वहीं विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को कुल 182 मत प्राप्त हुए हैं। 725 वोट में से 15 वोट अमान्य भी पाए गए। किसानी से लेकर वकालत और उसके बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले जगदीप धनखड़ देश के बनने वाले पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति भी हैं। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर। जगदीप धनखड़ 1989 में सक्रिय राजनीति में आए और पहली बार झुंझुनू राजस्थान से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने और उसके बाद उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों को धारण किया तथा साल 2019 में केंद्र सरकार ने जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान द्वारा किया गया है। संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है तथा वह अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 66 सब क्लॉज 2 के अनुसार वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय वह इनमें से किसी का भी सदस्य होता है तो निर्वाचित होने के पश्चात वह स्थान रिक्त माना जाएगा। आर्टिकल 66 सब क्लॉज 4 के अनुसार वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीन स्थानीय संस्था आदि का वेतन भोगी कर्मचारी न हो। आइए देखते हैं जमानत राशि। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा, लेकिन
इस व्यवस्था को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि। संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम सूचना उपराष्ट्रपति को न प्रदान की गई हो। लोकसभा में ऐसे प्रस्तावों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के पूर्ण होने के पश्चात भी पद पर बना रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के भी योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी को ही अभी तक भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। वर्ष 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की ही तरह राज्यसभा के सभी मामलों से संबद्ध कृत्यों का निर्वहन करता है। सदन में प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करवाता है और इसके पश्चात विधेयक के संबंध में मतदान भी करवाता है तथा उसका परिणाम भी घोषित करता है। वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर भी करता है। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित भी करता है तथा वह सदन में प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में अपना निर्णय देता है। आर्टिकल 64 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तथा न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में देय वेतन या भत्ते का अधिकारी होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 के अनुसार
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्तियां होने पर या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। मई 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे, परंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादन किया था। आइए देखते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वहीं उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिसमें मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों आ जाते हैं, शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।